साथियों, जय भारत, जय भीम, सलाम। आज मैं अपने आप को आपके साथ इस बुक रिलीज़ के फंक्शन में मौजूद पाकर बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थोराट जी, जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एम और ऑब्जेक्ट बना रखा है हम सब में, हमारी अगली जनरेशन्स में संविधान के प्रति जागरूकता निर्माण करने का, वो इज़ेड खोब्रागड़े जी। अपने कॉज के प्रति कोई कितना समर्पित हो सकता है कि उसके लिए पूरा मुल्क क्रॉस करके इस बुक के फंक्शन के लिए यहाँ मौजूद संदीप तामगाड़गे जी, IPS, इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित प्रोफेसर शैलेश बहादुरी जी, और जिनके पुरुषार्थ के कारण हम सब इकट्ठा हुए हैं, वो धनंजय सोइंदा जी, वंजारी जी, IRS। एक तकरीबन 15 दिन पहले मुझे इज़ेड सर का फ़ोन आया कि भाई देखो, मिस्टर वंजारी वुड बी कॉलिंग टू यू, आई हैव प्रॉमिस्ड हिम, यू शुड टॉक टू हिम। इट्स ऑल राइट, क्योंकि वैसे भी इज़ेड सर ने कहने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क्स हुए नहीं है कभी ज़िंदगी में, क्योंकि एक आपसी विश्वास की बात होती है। जब ये एक विश्वास होता है कि मैं किसी आम्बेडकराइट से, सच्चा आम्बेडकराइट मुझसे कुछ कह रहा है, तो वो सच ही कह रहा होगा, वो मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जा रहा होगा। तो ये एक विश्वास का रिश्ता इज़ेड खोब्रागड़े सर और हम में। तो उन्होंने कह दिया, वंजारी साहब का फ़ोन आया, आई कंसेंटेड फॉर दिस। फिर बाद में फ़ोन आया कि मुझे आपको बुक देनी है, क्योंकि मेरी अपनी रिक्वेस्ट थी कि बुक पहले देखे तो सही। तो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जॉइंट डायरेक्टर, जिनकी ये सेकंड बुक है ऐसे, वो आ रहे हैं। तो एक इमेज थी दिमाग में, एक इमेज बनती है ना, क्योंकि मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो मैं समझ आता समवन इन हिज लेट 50s, ऐसा किसी से मुलाकात हो गई, लो दरवाजा खुला और एक लड़का चला आ रहा है। और अचानक मुझे जो नाउम्मीदियां होती है, कभी कभी डिप्रेशन होता है कभी कभी, उस समय बाहर आया कि हाँ, हमारी अगली जनरेशन तैयार हो रही है। और अभी तामगाड़गे जी ने पूरा किताब आपको समझा दिया है, मुझे नहीं लगता उस विषय पर मुझे कुछ खास कहना है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैंने पढ़ा सर, तो अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ उस किताब के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थ्रिलर पढ़ रहा हूँ। वो एक थ्रिलर है, एक बार आप पढ़ने लगे तो आप छोड़ेंगे नहीं उस किताब को। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वंजारी जी को, जो आप दोनों ने इससे पहले, मुझसे पहले के आदरणीय स्पीकर्स ने कहा कि 100 में से 110 मार्क तो आपकी बहादुरी के लिए, आपने जो हिम्मत बताई है। देखिए, आज सबसे बड़ा मुश्किल यह हो गई कि हमको कोई मिरर नहीं बताता, हम सिर्फ सेल्फीज लेते हैं। मिरर दिखना बहुत जरूरी होता है, पता चलता है कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं।
तो यह किताब एक मिरर है हमारा और आपका। यह किताब हमारी रिपोर्ट कार्ड है कि पिछले 72-73 साल में हमने किस तरह से बिहेव किया है। क्या हम संविधान निर्माता के उम्मीदों पे खरे उतरे हैं, या उन्होंने जिस लास्ट भाषण की बात कर रहे थे इज़ेड खोब्रागड़े साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें जो हमको 3 डर बताए थे, जो टेस्ट्स बताई थी, क्या उसमें से हमने कैसा परफॉर्म किया है। तो मुझे इस किताब का जो उन्वान यानी टाइटल है, उसकी लास्ट लाइन चुप भी रही है और पसंद भी आई सर। ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डिके इन इंडिया। अब सब अपने अपने दिल पे हाथ रखें, अपने अपने मिरर को देखें और कहे कि हम में से कौन है जो इनसे एग्री नहीं करता कि यस देयर इज डिके इन अवर पॉलिटिकल अरेना, देयर इज कंटिन्यूअस डिके एंड देयरफॉर a few are inheriting, other are taking it by hierarchy, and most of us are still divided into castes. एक क्रांति हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और वो क्रांति रक्तविहीन क्रांति थी। उस क्रांति ने उस दिन से भारत के सामाजिक पहलुओं से, सामाजिक जिंदगी से हमेशा के लिए धर्म और जाति इनको बाहर कर दिया था। वो एक क्रांति थी जिसने आर्टिकल 14 लिखा कि हर भारतीय कानून के सामने बराबर है। ये वो क्रांति है जिसने आर्टिकल 15 लिखा कि आप कहां पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह वह क्रांति है जिसने आर्टिकल 17 लिखा कि आज से कोई अछूत नहीं होगा। इस क्रांति ने आर्टिकल 19 लिखा जिसका आज इस्तेमाल किया है डॉक्टर वंजारी ने, और बोलने की वो आजादी का सही इस्तेमाल यह है। इस क्रांति ने आर्टिकल 21 लिखा कि हर इस जमीन पर जो भी मौजूद है, वो जो भी मौजूद है, मैं सिर्फ भारतीय की बात नहीं कर रहा, इस जमीन पर भारतवर्ष में जो भी मौजूद है उसको जीने का अधिकार है। कीड़े मकोड़ों या जानवर की तरह नहीं, पूरी ह्यूमन डिग्निटी के साथ। यह वो क्रांति है जिसने भले ही रिलीजन को अपने पब्लिक स्पेस से बाहर कर दिया, लेकिन प्राइवेट स्पेस में आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आजादी दी है। यह वो क्रांति थी जिसने इस मुल्क के रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की और अपने धर्म की और अपने शिक्षण संस्थाओं की प्रोटेक्शन के पूरे अधिकार दिए। तो अगर ये किताब पढ़े तो समझ में आता है कि जितनी तेजी से यह क्रांति आई और जिन लोगों का कंट्रोल पूरे सिस्टम पर, पूरे रिसोर्सेस पे होता था, अचानक जो उनके हाथ से चला गया, तो वो हासिल करने के लिए उन्होंने प्रतिक्रांति की कैसी कोशिशें की। और ये पूरी किताब उस प्रतिक्रांति को आपके सामने एक एक पेज से क्लियर करते चलती है। इसलिए एक थ्रिलर है जो मैं समझ पाया। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा वंजारी जी को कि आपने हिम्मत की, आपने मिरर बताया, और जो आपका लिखने का एंगल था, जो रिसर्च का एंगल था, उस एंगल से हम सभी को बहुत बहुत फायदा पहुंचाया। ताम गाडगे जी ने कहा कि किस तरह इकोनॉमिक्स के कब पॉलिटिक्स पर इफेक्ट कैसा हुआ। मैं खुद भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं कानून का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस समझ लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज के कंट्रोल पर और धीरे धीरे होने वाले कंट्रोल के साथ कैसा हुआ।
पीएसयूज बेचने से फंडामेंटल राइट्स पर कैसे इफेक्ट आए, और अल्टीमेटली फिर से कई तरह के ईस्ट इंडिया कंपनीज ने आज किस तरह इंडिया का कंट्रोल ले लिया है, यह हम देखते हैं। और इस किताब का सबसे मेरा पसंदीदा पार्ट रहा है, जो बहुत कम बुक्स में होता है, वो इसमें है, वो है कंक्लूजन वाला पार्ट। यू कैन गेट द जिस्ट। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चीज कंक्लूजन वाले पार्ट में मुझे लगी है, वो है कि ऑथर सारी चीजें डिस्कस कर रहा है, प्रॉब्लम्स से लेकर सॉल्यूशंस तक के डिस्कस कर रहा है, और आखिर में रीडर से एक क्वेश्चन दे के जा रहा है। रीडर को एक क्वेश्चन पूछता हुआ वो हमसे इजाजत ले रहा है। वो प्रश्न है, क्या आप सच्चाई कबूल कर सकते हैं? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट द रियलिटी? अगर आप तैयार हैं तो ये किताब पढ़िए, वरना खुश रहिए। बी इन फूल्स पैराडाइज। तो सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जब आपने सच्चाई आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि सवाल किया, तो इस सवाल पे कुछ और बात होनी चाहिए कि लेखक को यह सवाल हमको क्यों करना पड़ा। 72 साल गुजर गए, हमको अपने अधिकार मिल गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से अलग अलग चीजें छीन के हमने फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर लिया, राइट टू एजुकेशन वहां से उठा के यहां ले आए, रिजर्वेशन से हमने नौकरियां पाई, पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमारे लोग एमपी बने, एमएलएस बने। फिर भी हम यहां क्यों सवाल कर रहे हैं, और फिर से आज हम जात की बात क्यों कर रहे हैं? तो जो प्रतिक्रांति हुई ना, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं उसको, हमने महसूस नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हम इसमें खुश थे कि हमें क्या क्या मिला। सर, जब प्रतिक्रांति लाते हैं ना तो नैरेटिव्स शुरू होते हैं। अभी 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था, मैं उदयपुर गया था। अब देखिए प्रतिक्रांति के नैरेटिव्स कैसे सेट करते हैं। उदयपुर में सिटी पैलेस करके एक म्यूजियम है। तिवारी जी हमारे गाइड थे, वो समझा रहे थे कहाँ क्या है। तो एक बड़ा सा एक पेंटिंग लटका हुआ था, वो बता रहे थे कि देखिए ये एक बहुत हिस्टोरिकल लड़ाई का पेंटिंग है। बोले ये हल्दी घाटी की लड़ाई थी। इस तरफ से ये हिंदू फौजें आई, इस तरफ से मुसलमान फौजें आई, और हल्दी घाटी में मुसलमानों की फौजें खत्म हो गई। वो बड़े जोश में उन्होंने समझाया, हम सब समझ गए। मैंने उनसे कहा, तिवारी जी ये जो हिंदू फौजें हैं ये किसकी थी? तो बोले महाराणा प्रताप की। हमला मुसलमान फौजें, तो बोले अकबर की। लोग एम्परर ऑफ इंडिया अकबर, लेकिन हम उसको बोल रहे अकबर, एक छोटे से स्टेट का किंग, वी आर कॉलिंग हिम महाराणा प्रताप, लेकिन ये हमारे नैरेटिव से। फिर तो मैं बोला महाराणा प्रताप जी का जो फौज थी, इसको कोई सेनापति था? बोले हाँ था। बोला कौन? बोले हकीम खां सूर। बोला ये अकबर की जो मुसलमान फौज थी, इसको भी तो होगा कोई, कौन था? बोले राजा मान सिंह। बोला हिंदुओं के फौज में अकेला हकीम खां सूर ही था या और भी थे? नहीं, बोले 5000 पठानों की फौज थी इनके साथ। और बोला ये मुसलमानों के फौज में पूरे राजपूत भरे थे। मिस्टर तिवारी, तो अब क्या वो हिंदुओं की फौज थी, क्या ये मुसलमानों की फौज थी? लेकिन हमने नैरेटिव फिक्स कर दिया, और एक महान भारतीय राजा अकबर, उसको हमने छोटा सा बनाने की कोशिश की। और उसको छोटा बनाने से वो छोटा तो नहीं हो पाया, लेकिन हमारा जो अपना इतिहास है वो छोटा हो गया। लेकिन वो नैरेटिव फिक्स हुआ, हमने कभी उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हमारे पास बड़े बड़े महाराष्ट्र भूषण रहे,
जिन्होंने यह नैरेटिव फिक्स किया कि शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे और अफजल खान का उन्होंने वध किया। लेकिन पता नहीं क्यों बिटवीन द लाइंस वो लिखना भूल गए और हम याद दिलाना भूल गए कि जब शिवाजी महाराज के अफजल खान से मीटिंग फिक्स हुई थी तो काजी हैदर ये उनके साथ में थे, और जब अफजल खान मिलने आया था तो एक कुलकर्णी उसका वकील था। बिकॉज वी वर बिजी इन रीपिंग द हार्वेस्ट ऑफ राइट्स। तो हम ये भूल ही गए कि आज जो नैरेटिव्स फिक्स होंगे वो एक दिन जाके भारत में मुसलमानों को पूरी तरह हथियार लेके खत्म करो, इस तरह के हेट स्पीचेस में कन्वर्ट होंगे। हम ये भूल ही गए कि ये नैरेटिव्स इनको इतनी ताकत देगी कि दलित बहनों पर बलात्कार होगा और ये आरोपियों के फेवर में मोर्चे निकालेंगे। वक्त आ गया है वंजारी साहब के पीछे पीछे चलने का, और खोबरागड़े साहब ने जैसा कहा कि वक्त आ गया है सच बोलने का। आप किसी को फेवर कीजिए, किसी को अपोज कीजिए, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपने सच बोलना है। आपको अपनी साइड तय करना है कि संविधान के किस तरफ आप खड़े हैं। क्या आप इक्वेलिटी के साथ हैं, क्या आप जस्टिस के साथ हैं, या फिर आप भी कास्ट के इनहेरिटेंस और हायरार्की में विश्वास करते हैं। अगर मैं संविधान पे विश्वास करता हूं तो मैं हर उस चीज के खिलाफ बोलूंगा जो इंसान इंसान में फर्क करे। अगर मैं संविधान के खिलाफ हूं तो मैं हर उस चीज का विरोध करूंगा कि जो मेरे अपने मेरिट पर मिलते हुए सिर्फ मुझे हायरार्की में मिले, जो मुझे इनहेरिटेंस में मिले। अगर मैं संविधान के साथ हूं तो मैं अकुमुलेशन ऑफ वेल्थ का भी विरोध करूंगा। और ये किताब हमको यही सारे मैसेजेस देके, यही सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करती है। तो फिर से एक बार सर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह के और भी बुक्स लिखते रहें। और अगर इनके पब्लिकेशंस का, यानी सेज पब्लिकेशंस को भी मैं मुबारकबाद न दूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। उनका भी धन्यवाद, उनको भी मुबारकबाद। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक इज्जत दी और एक एकेडमिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।